Hello, class 7 students. A warm welcome you all in your social studies class. Dear learners, myself Manali, I am your digital mentor. With me, you are going to learn all your chapters from your social studies book. So, without doing any delay, let's get started. So, let's start with the very first unit of your book, Unit 1, that is your history. बच्चों शुरुआत करते हैं यूनिट 1 से। प्रथम यूनिट जो कि आपकी हिस्ट्री यानी इतिहास की है। चैप्टर नंबर 1, वेयर, व्हेन एंड हाउ। कब, कहां और क्यों, कैसे। बच्चों आपके मन में भी ये सवाल होता होगा ना, बहुत सारी चीजों को आप सवाल जब देखते होंगे तो आपके मन में सवाल होता होगा कि ये कहां से है, ये कब आई, ये कैसे आई। सो आप जब सवाल पूछते हो तो वो आप जो क्यूरियोसिटी होती है आपकी, वही आपको क्या करती है, वही आपको प्रेरित करती है कि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को ग्रैस्प कर सके। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। वेयर, कहां, व्हेन, कब एंड हाउ, कैसे। माई लर्निंग प्लान्स। सो हियर डियर लर्नर्स, यहां आपको लर्निंग प्लान्स मिलेंगे। Term used to describe the Indian subcontinent, the medieval period time frame, sources of history, then we have nomenclature, then we have major developments during the medieval period. Let's start with the first one, terms used to describe the Indian subcontinents. आज हम ऐसे terms पढ़ेंगे जो यूज होते थे डिस्क्राइब करने के लिए हमारे इस इंडियन कॉन्टिनेंट को। Now here we have India has been known by varied names through its different historical periods. बच्चों जैसे कि आज हम कहते हैं कि my country name is India या मेरे देश का नाम क्या है, मेरे देश का नाम भारत है। लेकिन क्या पहले से ही भारत था? जब ये कंट्री फ्रेम हुई, जब ये सारी चीजें हुई इतिहास में, तो क्या पहले से ही भारत का नाम भारत था? आइए चलिए देखते हैं। According to विष्णु पुराण in Sanskrit, India was also known as भारतवर्ष। ठीक है, विष्णु पुराण की अगर मानी जाए तो संस्कृत में इंडिया को भारतवर्ष के नाम से भी जाना जाता था। ये लैंड है भारता, इनहैबिटेड बाय हिज descendants. Then we have Aryavat. Aryavat or land of the Aryan were especially the name for the northern Indians. So जो नॉर्थ इंडिया थे उन्होंने हमारी कंट्री का नाम क्या रखा? आर्यवर्त रखा, जिसमें संस्कृत का मीनिंग होता है लिटरेचर। Here you can see dear learner, यहाँ आप देख सकते हैं इंडिया का मैप दिया गया है और यहाँ आपको ओशियंस भी दिए गए हैं जो इंडिया को सराउंड करते हैं। The word Hindu may be traced to the Persian language and used to refer to a person who lives beyond the river Indus, which is also known as Sindhu in Sanskrit. बच्चों द टर्म हिंदू एंड हिंदुस्तान वर यूज्ड इन पर्शियन। जो टर्म हिंदू और हिंदुस्तान है वो पर्शियन एंड अरेबिक लैंग्वेज में यूज होता था फ्रॉम द इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ 11th century. Then we have thereafter rulers of Delhi Sultanate and Mughal began to call their Indian empire by the name of Hindustan. फिर जब दिल्ली सल्तनत आई, जब मुगल एम्पायर आया तो उन्होंने हमारे देश का नाम हिंदुस्तान रखा। The ancient Greek referred to Indians as Indoi or people of Indus, और जो ancient थे वो इंडियन को रिफर करते थे किस नाम से? इंदोई से और इंडस से रिफर करते थे, क्योंकि बच्चों तब इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन नहीं हुआ था। और आज इंडिया के बॉर्डर पे यहाँ आप देख सकते हैं जो आपको मैप दिया गया है, इस साइड में इंडस वैली इंडस वैली थी, एक इंडस वैली रिवर थी, वो फ्लो करती थी, इसीलिए ग्रीक जो है वो इंडियंस को इंडस भी कहते थे। Then we have nomenclature. The name Bharat and India have deep reaching historical roots. हमारे देश का नाम भारत पड़ा या इंडिया पड़ा, इसके पीछे बहुत ही गहरा इतिहास और उनकी जड़ें हैं। The Aryan occupied the country after eliminating the Dravidian people of the Indus Valley and named it Sapt Sindhu, the land of 7 rivers. Okay, so आर्यन ने क्या किया? आर्यन ने द्रविडियन को जब एलिमिनेट किया तो उसका नाम सप्त सिंधु रख दिया, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि यहाँ 7 रिवर्स है, इसलिए उसका नाम उन्होंने इंडिया का नाम सप्त सिंधु रख दिया। उसके बाद they extended their sovereignty gradually to east over the Ganga, Yamuna, Doab and call it ब्रह्म शीदशा। डियर लर्नर्स आप देख पा रहे हो ना कैसे अलग अलग जो रूलर्स आए उन्होंने हमारी कंट्री का क्या क्या नाम वो रखते चले गए। In due course of time, the entire area lying between the Himalayas and Vindhyas, जो भी एरिया हिमालय और विंध्यास के बीच में था, their suzerainty towards south known as Dakshinapथ,
ठीक है। उसके बाद वहां दक्षिणापथ उसको कहा जाने लगा। देन वी हैव पुराणास रिगार्डेड द लैंड कवर्ड बाय वैदिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज भारत। देयर आर सेवरल स्टोरीज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का नाम कैसे पड़ा, पहला नाम क्या था, बाद में क्या पड़ा, इसके पीछे बहुत सारी कथाएं हैं। अकॉर्डिंग द वर्ल्ड हिंदू, ओके, अकॉर्डिंग द वर्ल्ड हिंदू be traced to the Persian Markandeya Purana and Vayu Purana, the country language, and is used to refer to a person who lives was named after a Bharat, son of Rishabh, in the lineage of Manu, but in other contexts, Vayud mentioned Bharat as a son of King Dushyant. ओके, सो वायुद पुराण में मेंशन किया गया है जो भरत थे वो राजा दुष्यंत के पुत्र थे, आफ्टर whom land came to be known as Bharat. It is said also that Sapt Sandhiv was occupied by 5 communities of Aryan, namely Bharat, Trishu, Anu, Drahu and Yadi. The first community of Aryan occupied large parts of country and hence the name of Bharat Varsh. Then we have Tibbets. So here we have some tidbits. Now let us read. When Buddhism was introduced into China, जब Buddhism China में introduce हुआ, the Chinese used the term Tain Chu to India, और Chinese ने तब introduce किया term को Tain Chun to India. After Huinsang visit another term UT came to be used for India. So Chinese की तरफ से इंडिया को यून टी बोलते थे, और ये ह्यून त्संग ने जब इंडिया में विजिट किया था तो उन्होंने अपनी बुक में लिखा था यून टी इन चाइनीज मीन्स मून। The early people of the Indian subcontinent live on the bank of the river Indus. The first civilization sprang up India in the valley of the Indus. हम सभी को पता है कि फर्स्ट सिविलाइजेशन जो इंडिया में स्टार्ट हुई वो कहाँ हुई, वो इंडस वैली के नियर हुई, जो कि थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पन सिविलाइजेशन। The idea that India constituted a single geographical unit persists in the mind of cultural readers, settlers and conquerors. Foreign explorer, conqueror and cultural leader first came in contact with the people living in Sindhu or the river rulers. Therefore, they named the whole country after this. The word India comes from the Indus called Sindhu in Sanskrit. So finally, जो वर्ल्ड इंडिया है वो कहाँ आया बच्चों, जब यहाँ सभ्यता बस गई, इंडस वैली सिविलाइजेशन बस गई, तो जितने दूसरे कॉन्टिनेंट से लोग थे, जितने दूसरे देश से लोग थे, वो हमारी जब कंट्री में आने लगे तो सबसे पहले जब वो आते थे तो उन्हें यही सभ्यता दिखाई देती थी। इसीलिए बच्चों इंडस के नाम से इंडिया पड़ गया। इंडिया कहाँ से आया, इंडस के नाम से आया है, जिसको सिंधु बोलते हैं इन संस्कृत में। Then we have the Iranians and the Greeks who came through the northwest, call it Hindus. जो ग्रीक्स थे वो हिंदूस बुलाते थे इंडिया को, and the land to the east of the river was called India. और जो लैंड ईस्ट की रिवर की थी इंडिया की, उन्हें इंडिया बोला जाने लगा। In course of time, the country came to be known as India in Greek and Hind in Persian and Arabic languages. The name Bharatvarsha or the land of Bharata was given to the whole country, the Bharatas. In our constitution, it is called India, that is Bharat. But the name of Hindustan came into prominence during the medieval period because Muslim rulers refers to India by this name. Next we have, during the Vedic times, the territorial jurisdiction of India extended from Afghanistan in the west to Myanmar in the east and from Nepal and southern Tibet in the north to Tamil in the south. The country was divided into 5 major regions. कौन-कौन से major region थे? वो थे Odisha, Pratia, Madhya Desh, Parchya. Then we have Dakshinapath. Here you can see the mentioned place. Then we have during the age of महाजनपदास, जब महाजनपदास एज चल रहा था तो 16 जनपदास थे। आई होप आपने महाजनपद के बारे में बच्चों पढ़ा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में, तो इनमें से कुछ था, ये आप नाम देख सकते हो, अंग, मगध, काशी, कौशाला, मत्स्य, वजी, मला, वत्स, चेदी, कुरु, पंचाल, सुरसेन, अवंती, अस्मका, गंधार, कंबोज rose to prominence during the Buddhist period. Then we have Chandragupta Maurya established the first empire in India, amalgamating Gandhar, Sindh and Punjab. Next we have, and brought greater part of the subcontinent under one political umbrella. The Mauryan Empire reached its zenith during the time of Ashoka the Great, which comprised the countries
now known as Afghanistan, Pakistan, Nepal, and the whole of the India proper excepting Assam, neither Mysore and North Madras. Then we have another big empire जो कि गुप्ता पीरियड में आया 300 से लेके 450 AD तक वो रहा when the entire expanse of the land from the Himalayas in the North River Narmada in south from Gujarat in west to Bengal in the east part of it. Then we have the medieval period frame. अब medieval period frame क्या था बच्चों? The medieval period in India is sometimes divided into two parts. The period from the 8th century to the beginning of the 19th century is referred to as the early medieval period, while the period from the 13th to 18th century is called the later medieval period. ओके ये बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 पॉइंट में डिवाइडेड, एक एंशियंट, एक मिडिवल और एक modern. So the history of a country in the world is generally divided into 3 parts: ancient, medieval and modern. So each of these provide covers to several centuries. ठीक है, अब एंशियंट हिस्ट्री जो बहुत ही ज्यादा प्राचीन हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री जो मध्यकालीन हिस्ट्री है, देन वी हैव मॉडर्न जो आधुनिक काल की इतिहास है, तो उसमें बहुत सारी चीजें कवर करते हैं. मेजर डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड. मेडिवल पीरियड में मेजर डेवलपमेंट्स क्या थे बच्चों? During this period, the Indian culture developed with the fusion of the Hindu and the Muslim cultural traits. So medieval में एक क्या हुआ, एक fusion हो गया हिंदू और मुस्लिम के traits का. Many European countries were attracted by the economic prosperity of India. उसके बाद बच्चों sufficient historical material is available for the period. Then we have the fourth one. However, the position of women in the society was further deteriorated. यानी कि इस जो मध्यकालीन है वहां जो औरतों की स्थिति थी वो उतनी सही नहीं थी. Then we have the fifth one. The institution of well-minted currency led to economic development of the country. There was a marked improvement in agriculture and expansion in trade and commerce. Then we have the sixth point. Most of the regional language of India developed during this पीरियड. ठीक है, बहुत सारी ऐसी रीजनल लैंग्वेज थी इंडिया की जो इस पीरियड में डेवलप्ड हुई. उसके बाद बच्चों आपका आ जाता है द भक्ति एंड द सूफी सेंट ब्रॉड्स अबाउट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the fundamental principle of Hinduism and Islam, which is resulted in a greater spirit of mutual harmony and tolerance. Then we have the eighth one. New religions like Din-e-Ilahi and Sikhism and many of our religions, belief and social customs and traditions have their origin in the medieval period. Ninth, we have our food and dresses also involved during this period. Then we have source of history. The study of history satisfied a universal human need. It is therefore required as that we trace the roots of the men, ideas and the human institution, dear learner. So sources of history. So sources of history कैसे हमें पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे. जैसे अभी हम कैसे रह रहे हैं, हम 2024 में हैं, लेकिन बच्चों अभी हम 20s में रह रहे हैं. अब पहले क्या था, तो पहले देखने के लिए वी हैव कंप्यूटर, वी हैव सो मच टेक्नोलॉजी, हम टाइप कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. लेकिन पहले के टाइम पे तो ये सारे इन्वेंशंस नहीं हुए थे. तो पहले के टाइम पे बच्चों मेन दो सोर्स थे आपके, आर्कियोलॉजिकल सोर्स थे और आपके लिटरेरी सोर्स थे. बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्स वो होते हैं जो जब हम खुदाई करते हैं डीप डाउन अंडर द बरीड पार्टिकल्स एंड थिंग्स, दैट इज कंसीडर्ड अंडर द आर्कियोलॉजिकल सोर्स. मतलब जहां जब खुदाई करते हैं तो जब खुदाई किए तो बहुत सारी चीजें मिली, बहुत सारे सामान मिले, बहुत सारे टूल्स मिले, बहुत सारे टेम्पल, फोर्ट्स, पैलेसेस मिले. उसके द्वारा हम पता कर पाए कि हमारे इतिहास में लोग कैसे थे. जैसे कि मॉन्यूमेंट्स, टेम्पल एंड फॉरेस्ट एंड पैलेसेस मिले. बहुत सारे आपको यहाँ दे रखे हैं, जैसे कि आपका चित्तौड़ बुलंद दरवाजा एट फतेहपुर सिकरी, ताजमहल एट आगरा, रेड फोर्ट एट दिल्ली, forts like Red Fort, Tughlaq Fort, Chittor Fort, Agra Fort. So there are so many forts जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स से हमें मिले, so that we can easily read about our history. Then we have inscriptions. Inscriptions मतलब होता है खुदाई हो जाती है. The inscription carve stone and copper tablet pillar walls of the temple and tombs. तो पहले के जमाने के लोग क्या करते थे बच्चों, इंस्क्रिप्ट करते थे, दीवार पे खुदाई करके वो लिखा करते थे. पहले के जमाने में भी पैसे यूज होता था, ट्रेड हुआ करता था, एक्सचेंज हुआ करता था, तो उनके कॉइन्स देख के हम पहले के जमाने के बारे में पता कर सकते हैं. उसके बाद बच्चों लिटरेरी सोर्सेज भी होता है. लिटरेरी सोर्सेज जिसमें उन पुराने जमाने में अगर किसी ने कुछ किताब लिखी या कुछ भी लिखा हो तो उससे हमें पिछले जमाने के बारे में, पिछले पूर्व जो इतिहास है उसके बारे में हमें पता चल सकता है. बायोग्राफी एंड क्रॉनिकल्स, जो बहुत सारे ऐसे राइटर्स होते हैं जो क्रॉनिकल्स लिखे रहते हैं. क्रॉनिकल्स मतलब बच्चों जो डेट वाइज हिस्ट्री होती है. जैसे कि एग्जांपल आपको है कल्हना इन द 12th century wrote Raja Ratnagiri, which is an ancient account of the rulers of Kashmir. Then we have Kumar Pal Chaitra by Kashmendra and Prithviraj Raso by Chandra Bardai, and also historical account of the medieval age.
फिर बच्चों बहुत सारे आपको ऐसे नाम दिए गए हैं जो किससे हमें मिले हैं, जो हिस्ट्री के बारे में हमें पता चला है बायोग्राफी से और क्रॉनिकल से। तब बच्चों हमारा आ जाता है कुछ लिटरेरी वर्क हमें मिले हैं, जैसे कि है तुस्की बाबरी, एन ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीर एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे लिटरेरी वर्क हमें मिले। अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स, तो उस दौरान हिस्ट्री में हमारे फॉरेन से जो भी ट्रेवलर्स आए उन्होंने जो सारी चीजें लिखी उससे भी हम अपने हिस्ट्री का पता लगा सकते हैं। देन वी हैव लिटरेचर, लिटरेचर भी बहुत सारी लिटरेचर है, जैसे दंदीन्स, दक्षमारा चैत्र बानाज, हर्ष चरित्रा, कल्हनाज, राजा रत्नागिरी, देन वी हैव बिल्हानाज, विक्रमादित्य चैत्र, देन वी हैव चंद्र बजाई, पृथ्वीराज रासो। सो इन सारी बुक से भी हमें बहुत ज्यादा नॉलेज मिलती है हमारे हिस्ट्री की। बच्चों जैसे कि हमने अभी देखा, एक हमारा हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्स हो गया, हमारा लिटरेरी सोर्स हो गया। तो हम क्या करेंगे, इतिहास के बारे में पढ़ के हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, हमें बहुत सारी सीख मिलेगी। जब हम पिछली चीजों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी सीख मिलती है कि पहले के लोग कैसे थे और आज के लोग कैसे हैं। कैसे एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर आया, जब वो कपड़ा भी नहीं पहनता था, कैसे उसने पत्तियों के कपड़े बनाए, कैसे उसने पहले जानवर का शिकार किया, उसके बाद उसने कैसे फूड क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट किया, कैसे कैसे धीरे धीरे मैन इवॉल्व होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा, डेवलपमेंट होता रहा, इन्वेंशन होता रहा, डिस्कवरी होती रही। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे एक हम कुछ भी नहीं थे और हम कितना कुछ आज अपने लाइफ में हो गए हैं। तो ये हमें एक इंस्पिरेशन देती रहती है। जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तभी हम अपना वर्तमान और भविष्य को सुधार सकेंगे बच्चों। इसीलिए हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री इज नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप हर चीज प्रॉपर पढ़ेंगे, क्रॉनिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे कि सबसे पहले क्या था, फिर क्या था, फिर क्या था। इसीलिए हिस्ट्री को इजी करने के लिए 3 पॉइंट में डिवाइड कर दिया जाता है बच्चों। एक एंशियंट, जो प्राचीन, पहले के लोग कैसे रहते थे। मिडिवल, मिडिवल में जब हमारे भारत में बहुत सारे शासन और शासक किया, जैसे कि मुगल आए, दिल्ली सल्तनत हुई, बहुत तुगलक डायनेस्टी आई, सैयद डायनेस्टी आई, बहुत सारे लोग ने हमारे पर रूल किया। और फिर मॉडर्न में बच्चों अंग्रेज हमारे पर रूल किए और कैसे हमारी कंट्री को आजादी मिली। जब हम ये पिछली चीजें देखते हैं, पिछले लोगों के बारे में पढ़ते हैं, पिछली बातें पढ़ते हैं, तो वी फील सो मच मोटिवेटेड, वी फील सो मच encouraged, and we feel so much enthusiasm that we can grow in our life and we can achieve whatever we want. Now here we have some new I know ideas which you have to read it by your own self, and rest remaining exercise is your homework. I hope आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन चैप्टर में हमने मेन पॉइंट पढ़ा कि कैसे जो हमारी कंट्री का नाम इंडिया है उसके पीछे इतिहास में कितने सारे नाम, कितने सारे कन्वर्जन हुए, तब जाके ऑफिशियली हमारी कंट्री का नाम इंडिया यानी कि भारत पड़ा। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि जो हमारी सोशल स्टडी है वो हमारी हिस्ट्री है। हिस्ट्री हमारी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, देन मॉडर्न हिस्ट्री। और हमने पढ़ा कि ये जो सोर्सेज हैं हिस्ट्री के, तो ये 2 सोर्सेज है, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स है और एक लिटरेरी सोर्स है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली सोशल स्टडीज क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप ऑन लर्निंग, एक्सप्लोरिंग and keep on smiling always, dear learners. Thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.